Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all a new class of your SST book. So, my dear kids, in this class, we will discuss chapter number 5th of your book, and this chapter is related to Congo, the land of the dense forest. I repeat it again. Chapter number 5, Congo, the land of dense forest. Okay? So, my dear kid, what are the things that we will discuss in this chapter? What are the things? I tell you, don't worry. So, my dear kids, first of all, we will see Congo. Congo क्या है? कोई जगह का नाम है, कंट्री का नाम है, या क्या है? ठीक है, कॉन्गो जो है वहां पे किस तरीके का टेम्परेचर रहता है, ठीक है, वहां पे किस तरीके का वेजिटेशन रहता है, किस तरीके की वाइल्ड लाइफ रहती है, कौन कौन से फॉरेस्ट यहाँ पे है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज यहाँ पे है. सो हम जो कॉन्गो कंट्री है उसको पूरा डेप्थ देखेंगे कि कॉन्गो कंट्री में कौन कौन सी ट्राइब्स रहती है, कैसा टेम्परेचर रहता है, कैसा वेजिटेशन है, कैसा वाइल्ड लाइफ है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज यहाँ पे आपको मिलेगी, सब कुछ. तो चलिए फिर आज हम पढ़ते हैं, आज हम चलते हैं एक सुंदर सी कंट्री की तरफ जो है कॉन्गो. ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. लेट्स सी some of what are the things that we will discuss or what are the new things that we will discuss, that we will learn after reading this chapter. Okay, let's start this chapter. Chapter 5th, Congo, the land of dense forest. The region located between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is called the equatorial region, or we can say tropical region or the torrid region. हमने अपने previous class में ये चीज देखी थी. torrid region कौन सा होता है, या torrid region भी बोल सकते हैं आप इसको ट्रॉपिकल रीजन भी बोल सकते हैं एंड इक्वेटोरियल रीजन भी कह सकते हैं. ये ऐसा एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया जो होता है वो है. द इक्वेटर पासेस थ्रू द कॉन्टिनेंट्स ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया. ओके, अब यहाँ पे जो ये वाली जो आपने पढ़ा ना, अफ्रीका, एशिया एंड साउथ अमेरिका का एरिया आता है आपका इस रीजन में, टॉरिड वाले में. ठीक है, टॉरिड जोन में या इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल रीजन, आप कुछ भी नाम से बोल सकते हैं इसको. सो द एरिया दैट लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर इज नोन एज इक्वेटोरियल रीजन. ये तो आपको पता है, इक्वेटोरियल रीजन मींस जो इक्वेटर के दोनों साइड का जो रीजन है. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का. अब हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था, ये जो एरिया है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज आती है. ठीक है, सो द क्लाइमेट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन इज हॉट एंड वेट. यहाँ पे टेम्परेचर होगा ज्यादा और वेटी भी होगा, मींस यहाँ पे रेनफॉल भी होती रहती है. आप ये वाला एरिया आप देख सकते हैं. ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये वाला एरिया जिसमें ये कलर किया हुआ है ना, पर्पल सा कलर आप देख पा रहे हैं. ये मैंने आपको यहाँ पे लाइन लगाई हुई है, ये आपका टॉरिड रीजन का एरिया है जहां पे ये पर्पल पर्पल किया हुआ है. सो इसमें कुछ कंट्री साउथ अमेरिका की आती है, कुछ एशिया की एंड कुछ अफ्रीका की. ओके, चलिए नाउ वी विल सी लोकेशन. हम कॉन्गो के बारे में हम देखते हैं कि कॉन्गो की लोकेशन क्या है. सबसे पहले द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DRC लिखती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में है एंड इट्स कैपिटल इज किनशासा. इसकी कैपिटल क्या है, किनशासा. द इक्वेटर पासेस थ्रू द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. इससे इक्वेटर भी पास होता है. कॉन्गो से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से हमारी इक्वेटर लाइंस भी पास होती है, जो 0 डिग्री की लाइन है, जो हमारी अर्थ को नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है. 1/3 of the country lie in the northern hemisphere and 2/3 of the part lie in the southern hemisphere. So कॉन्गो को, ऑफ कोर्स कॉन्गो को अगर इक्वेटर लाइन डिवाइड कर रही है तो इक्वेटर लाइन जिसको भी डिवाइड करे वो नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है. सो 1/3 पार्ट उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड 2/3 पार्ट उसका सदर्न हेमिस्फीयर में. इज दैट क्लियर टू यू? ओके. द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका इज कॉन्गो रिवर. सो कॉन्गो रिवर सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है हमारी अफ्रीका की. फर्स्ट तो नाइल रिवर है. ठीक है, सो द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका, द कॉन्गो रिवर, फ्लो थ्रू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो. सो ये कॉन्गो से ही पास होती है, इसलिए इसका नाम कॉन्गो रिवर है, और ये सेकेंड नंबर की लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका की. द रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका के नाम से भी ये रिवर को जाना जाता है.
The central and the western part of the country is situated in the Congo River Basin. It is the second largest basin in the world. So ये जो Congo River Basin है, ये दुनिया का second largest basin भी कहा जाता है. Surrounding the DRC पता है, Democratic Republic of Congo की बात हो रही है. So surrounding the DRC are plateaus that transition into savannas in the south and the southwest of mountain terrace in the west, and by dense grassland extending northward beyond the Congo River. In the, देखिए पूरा लिखा है कि नॉर्थ साउथ में क्या क्या चीजें, जैसे ही लिखा है, देखिए क्या लिखा है, सराउंडिंग DRC प्लेट्यूज द ट्रांसिशन इनटू सवानास. इन देखिए सवानास आपको मिलेंगे साउथ में, एंड साउथ वेस्ट में आपको मिलेंगे माउंटेन्स, ठीक है, एंड वेस्ट एरियाज में डेंस ग्रासलैंड मिलेंगे, और नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा, कॉन्गो रिवर, ठीक है. तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है. नेक्स्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट द रेजोरी माउंटेन आर सिचुएटेड. सो रेवेंजूरी माउंटेन आपके नॉर्थ ईस्ट में होगा. हमने डायरेक्शंस पढ़ रखे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट कौन सी होगी, जो नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होगी, ठीक है. द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज रुइवेंजोरी माउंटेन, or we can say it's Mount Steli at height of 5110 meters, ठीक है. So the Democratic Republic of Congo and Ruivezui Mountain is, इसकी जो हम बात करें कॉन्गो की हाईएस्ट पीक की, वो है Mount Steli, that is height of 5110 meters. Okay. Now my dear kids, we will learn about climate. वहां का क्लाइमेट किस तरीके से, कॉन्गो में कैसा क्लाइमेट मिलता है. लेट्स सी. इतना तो हमें पता लगे गर्म होगा, बट उसका भी हम देखते किस तरीके से रहता है, ठीक है. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैड अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट एज इट लाइज क्लोज टू द इक्वेटर. सो कॉन्गो का टेम्परेचर भी हॉट एंड ड्राई रहता है. दिस रीजन रिसीव डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, सो टेम्परेचर रिमेन हाई. यहाँ पे डायरेक्ट सनराइज होती है, सनलाइट पड़ती है, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा रहता है. इन द कॉन्गो बेसिन रिवर रेनफॉल ऑकर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल यहाँ बारिश होती है, ठीक है. मॉर्निंग आर यूजुअली प्लीजेंट विद ब्राइट सनशाइन. बाय द नून द टेम्परेचर राइज एंड द ह्यूमिडिटी शूट अप. दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड विच कॉज हैवी रेन इन द आफ्टरनून. इवनिंग एंड नाइट्स आर कूलर एंड कंफर्टेबल. देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कैसे चेंज हुआ. सुबह के टाइम तो ठीक ठाक मौसम हुआ, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है आफ्टरनून तक आते आते इवेपोरेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, और इवनिंग तक आते आते बारिश हो जाती है, फिर टेम्परेचर ठंडा हो जाता है. सो कैसे टेम्परेचर बढ़ता है और कम हो जाता है, एक ही दिन में कितना फ्लक्चुएशन टेम्परेचर का देखने के लिए मिलता है हमें कॉन्गो में. ओके, कॉन्गो अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है. चलिए, नाउ वी विल सी वेजिटेशन कौन कौन से यहाँ पे मिलेंगे, पेड़ पौधे कौन कौन से मिलेंगे. लेट्स सी. About half of the country is covered with thick equatorial forest. यहाँ पे आपको half of the country में पूरे equatorial forest मिलेंगे. They are called evergreen forest. इनको evergreen forest भी बोला जाता है. The trees growing in these forests shed their leaves at different times. देखिए evergreen forest ही मतलब हो जाता है इनकी जो पत्तियां हैं वो हमेशा हरी भरी रहती है. कभी ऐसा नहीं दिखेंगे कि सारे के सारे पेड़ एक साथ पत्ते झड़ दे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है ना, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन भी डेंस है, बहुत ज्यादा अच्छा खासा वेजिटेशन है यहाँ पे. Therefore, the forest appear green throughout the year. इसलिए यहाँ पे फॉरेस्ट ग्रीन दिखते हैं पूरे साल. These forests are very dense. The trees are very tall. The forests which receive consistent rain and are even growing are known as rainforests. इनको rainforest भी कहा जाता है. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कितने हरे भरे फॉरेस्ट दिख रहे हैं आपको, है ना. So the rainforest in the DRC are the largest in the world. So यहाँ के जो फॉरेस्ट है ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट है. Many of them are more than 40 meters in height. इतने ऊंचे ऊंचे यहाँ पे आपने देखा ना, क्योंकि एवरग्रीन है तो यहाँ पे ग्रीनरी फॉरेस्ट होंगे, टॉल ट्रीज मिलेंगे आपको और डेंस फॉरेस्ट होंगे, ठीक है. ऑन द ग्राउंड देयर आर थिक बुशेस एंड शर्ब्स. जमीन में आप देखोगे बहुत सारे बुशेस एंड शर्ब्स मिलेंगे. मैनी क्रीपर्स क्लाइम द टॉल ट्रीज. क्रीपर्स भी मिलेंगे, क्लाइमर्स भी मिलेंगे, शर्ब्स भी मिलेंगे, हर्ब्स भी मिलेंगे एंड ट्रीज भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है. द थिक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल. सो ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ये बहुत यूजफुल है. These forests provide raw material for many industries. So इन फॉरेस्ट से हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल मिलता है. Of course बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए, है ना,
इधर से ही तो रॉ मटेरियल मिलता है, लकड़ी, पेपर, जो ये सब बनता है, रबड़, पेपर, टायर्स, ये सब तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ही तो है. सो these forests provide raw material for many industries. Among these trees in the forest are ebony, mahogany, bamboo, rubber and palms. ये सब इसके टाइप्स है जो आपको मिलेंगे कौन से फॉरेस्ट में, एवरग्रीन फॉरेस्ट में. सो यहाँ का वेजिटेशन बहुत रिच होता है, बहुत अच्छा होता है. अब वेजिटेशन हो गया, लेट्स सी वाइल्ड लाइफ. यहाँ पे कौन कौन से वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स मिलते हैं. ऑफकोर्स फॉरेस्ट अच्छा खासा है तो एनिमल्स भी बहुत सारे हमें यहाँ मिलेंगे. सो द फॉरेस्ट आर द होम ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल एंड इंसेक्ट्स. द मोस्ट कलरफुल क्रिएचर आर द बर्ड्स विद लॉन्ग ब्रेक feathers and a tail. The animals include elephant, hippopotamus, rhinos, monkeys, apes, tigers, wild buffaloes आपको मिल जाएगी. रेप्टाइल्स में आपके स्नेक्स मिल जाएगा, पाइथन्स मिल जाएगा, क्रोकोडाइल्स मिल जाएगा. ये सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे. इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको एक जू मिलेगा जिसको क्या कहेंगे, ये गैटिक जू. ओके. Okay, hence the Democratic Republic of Congo is often called as Gangetic Zoo. Means यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ आपको मिलेंगे, अलग अलग टाइप्स के आपको रेप्टाइल्स, स्नेक्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स यहाँ मिलेंगे क्योंकि फॉरेस्ट ज्यादा है. जहाँ फॉरेस्ट ज्यादा है वहां पे आपको वाइल्ड लाइफ भी ज्यादा मिलेंगे. नेक्स्ट माय डियर किड्स, वी विल सी लाइफ ऑफ पीपल. यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसे होती है, क्या ऑक्यूपेशन यहाँ के लोग करते हैं. So most of the people in the Democratic Republic of Congo live in a small villages which are located near the forest. Forest के पास के villages में ये लोग रहते हैं. Patches of forest land have been cleared by cutting trees or burning them down. And small villages have been established in these areas. So agriculture and mining are the main occupation. यहाँ के लोग ज़्यादातर agriculture and mining किया करते हैं. The main crops are cassava, maize, राइस, मिलेट्स, वेजिटेबल्स यहाँ पे उगाए जाते हैं. अगर हम बात करें, कैसवा इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. इंपॉर्टेंट है, ये एक फूड है बेटा. क्या? कैसवा. कैसवा इज द मेन स्टेपल फूड ऑफ कॉन्गो. ठीक है. चलिए, नाउ वी विल सी इंडस्ट्रीज कौन कौन सी यहाँ पे है. ठीक है. The most important industries are textile, chemical, paper, soap and cement and cigarette. So ये industries यहाँ पे ज़्यादा setup होती है. Most of them located in the major cities like Kinshasa, Matadi and Likasi. Okay, Kinshasa is the capital of largest city of DRC. Is hot to the country and large port. यहाँ पे आपको भी नो कि इसकी कैपिटल है, क्या है कॉन्गो की कैपिटल, Kinshasa. Okay. Matadi, which features a significant railway terminal. Mining is another important industry. The country is rich in mineral resources also. Kataga in the south is rich in the minerals. ये जो सिटी है जिसका नाम है कातंगा, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा है. ठीक है. इंडस्ट्रीज, डायमंड, कॉपर, टिन, गोल्ड, uranium are some of the important minerals which are extracted from the mines of the Democratic Republic of Congo. यहाँ पे gold, diamond बहुत मिलता है. Clear? Now we will see tribal peoples. यहाँ पे लोग tribes कौन कौन सी रहती है. Okay, so the people here belonging to the various tribes. The largest tribe in the Democratic Republic of Congo is Bantu. ठीक है. A large number of Pygmies also live in dense forest. Their main occupation is hunting and gathering honey. Means of transports are not well developed. Roads and railways serve a few cities. Roads और railway कुछ ही cities में अभी तक यहाँ पे इतना development नहीं हुआ है. Rivers are the most important means of transports. People use kayaks, a kind of small boat. इसको हम क्या कह सकते हैं, एक small boat जिसका नाम क्या है, kayaks. Okay. Like many other countries in the world, the Democratic Republic of Congo is also trying to develop its natural resources for all-round progress in the country. तो यहाँ पे ये सब चीजें मिलती है. ये ट्राइब्स मिलेगी आपको, कयाक्स मिलेंगे, स्मॉल बोट्स, ठीक है, एंड बांटू मिलेगी आपको, यहाँ की ट्राइब, ये सब चीज. तो ये हुआ हमारा चैप्टर फिनिश. नाउ इट इज क्लियर, दिस चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माय साइड. नाउ लेट्स सी अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर. देखते कितना आपको कॉन्गो के बारे में अच्छे से समझ में आया है. Okay, let's start with first one. The capital city of Republic of Congo is option number C. Clear? Next,
Which is the biggest port in DRC? बिगेस्ट पोर्ट कौन सा था? ये देखो, हमने अभी पढ़ा है शायद, है ना? यहां तो ये तो मिनरल्स में रिच था, है ना? ये रहा, ये तो रेलवे का था, ये कैपिटल सिटी भी है और लार्जेस्ट पोर्ट भी है यहाँ पे, ठीक है? सो जो कैपिटल सिटी है वही है हमारा लार्जेस्ट पोर्ट भी है, ठीक है? चलिए, DRC स्टैंड फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नॉट कनाडा, ठीक है? इट्स ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये बी पे टिक लगाया मैंने, सॉरी ए पे लग गया, सो हम अच्छे से लगाते ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कुछ फिलअप्स बताए। अब बताओ स्टेपल फूड कौन सा था रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का? हमने पढ़ा था किस, ये देखो यहां पढ़ा था, ये रहा, कसावा इज द मेन स्टेपल फूड। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक इज द बिगेस्ट पोर्ट, कौन सा पोर्ट था? अभी पढ़ा हमने, क्या था? किनशासा, जो कैपिटल है वहां की। फिल इन द ब्लैंक कैपिटल सिटी इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये भी सेम वही आंसर, कैपिटल तो हमें पता ही है कॉन्गो की। नेक्स्ट, अबाउट हाफ ऑफ द कंट्री इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे हाफ ऑफ द कंट्री कैसे कवर रहती है? डेंस फॉरेस्ट से। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी थी? बांटू ट्राइब थी यहाँ की। नेक्स्ट, the fill in the blank run through the democratic republic of congo, the equator line passes through the republic of congo, yes or no? so चलिए, अब ये भी इजी हो गया। चलिए, इसमें क्या करना था बताइए। 2 इंपॉर्टेंट ट्रीज, कौन कौन से ट्रीज यहाँ मिलेंगे? एवरग्रीन के फॉरेस्ट, बैम्बू, रबड़, ये सब ट्रीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये देखो बैम्बू, रबड़, ये सब मिलेगा ट्रीज यहाँ पे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी यहाँ? केमिकल इंडस्ट्रीज, सिगरेट इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये यहाँ इंडस्ट्रीज थी। इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी थी? ऑफ कोर्स आप 2 नाम कोई भी लिख दोगे, इतने सारे सिटीज पड़ी है ना? चलिए, ट्राइब्स कौन सी थी? बंटू एंड फाइजिंग, ओके? नेक्स्ट, 2 मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पे लोग हंटिंग एंड एग्रीकल्चर किया करते हैं, ठीक है? चलिए, अब क्वेश्चन आंसर है, वेयर इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लोकेटेड? अब तो ये आप अच्छे से बता दोगे, क्या करें, होमवर्क दें? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 इज होमवर्क। हमने फर्स्ट में डिस्कस किया कि पूरा उसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट, सेकंड, व्हाई डज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो गेट सो मच रेन? बिकॉज इट इज नियर द इक्वेटर रीजन, सो the countries which are located near the equator region, the temperature is hot and wet, so that's why Congo receive heavy rainfall. Next, name the 2 food crops, कौन कौन से food crops मिलते हैं यहाँ पे? राइस, मिलेट्स, ये सब लिख लोगे, ओके? नेक्स्ट, नेम 2 इंपॉर्टेंट मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स मिलेंगे? गोल्ड, डायमंड, ओके? व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल डू इन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? हंटिंग एंड एग्रीकल्चर। Next, name the important industries that are there. Chemical industries, textile industries are the important industries of Congo. So that's all my dear for this chapter. I am hoping so कि Congo आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए फिर अच्छे से रिवाइज करिए। अब आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।